उत्तर, पूरब और पश्चिम में एक राज्य ऐसा है जहां बीजेपी अभी तक थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है। यहां बीजेपी का कोई समीकरण सटीक नहीं बैठ रहा। यह राज्य है महाराष्ट्र। यूपी के 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। यहां बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि शिंदे की तुलना में इस वक्त भी उद्धव ठाकरे ज्यादा ताकतवर है। शिवसेना का ओरिजिनल काडर बीजेपी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन उद्धव को ही अपना नेता मानता है। साफ बात कहें तो शिवसेना का पूरा वोट एकनाथ शिंदे ट्रांसफर नहीं करा पा रहे, इसलिए उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह और राज ठाकरे के बीच बात हो गई है। महाराष्ट्र में क्या फैसला होने वाला है, इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा लगेगा। क्या राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे का रिप्लेसमेंट राज ठाकरे होंगे? क्या जिन मराठी वोटों को एकनाथ शिंदे शिफ्ट नहीं कर पाए, उन्हें राज ठाकरे लाएंगे? क्या राज ठाकरे के एनडीए में आने से मोदी को महाराष्ट्र की 45 सीटें मिल जाएंगी? इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है और बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या महाराष्ट्र फंसा हुआ है? इस वक्त की मौजूदा स्थिति में बीजेपी नॉर्थ में और हिंदी बेल्ट में सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में है। दक्षिण भारत में बीजेपी बोनस पर फोकस कर रही है। उसे यह पता है कि जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे तो ज्यादा ही आई, लेकिन मामला फंसा हुआ है दो राज्यों में। पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है महाराष्ट्र। 4.5 साल पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था, तो शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि लोकसभा में इतनी मुश्किलें आएंगी। शिवसेना से टूटे एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक बना दिया। उम्मीद यही थी कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो शिवसेना का मराठी वोट उनके पक्ष में आएगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उल्टा डर यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट जा सकता है। इसीलिए बीजेपी दूसरे ठाकरे को अपने पाले में लेकर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे मुंबई और अगल बगल की सीटों पर अभी भी महत्व रखते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस की वजह से बीजेपी शिवसेना मुंबई की सभी 6 सीटें हार गई थी। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना 38,387 वोट से हारी, जबकि एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,24,000 वोट मिले। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी 1,74,000 से ज्यादा वोट से हार गई। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,32,000 के करीब वोट मिले। मुंबई साउथ से करीब 1,60,000 वोटों के साथ एमएनएस दूसरे नंबर पर रही। शिवसेना तीसरे नंबर पर पहुंच गई, उसे 1,46,000 वोट मिले। मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी 5,779 वोट से चुनाव हारी। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,47,000 से ज्यादा वोट मिले। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी 2,933 वोट से चुनाव हारी। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1,95,000 से ज्यादा वोट मिले। मुंबई साउथ सेंट्रल से शिवसेना 75,000 वोट से हार गई। एमएनएस तीसरे नंबर पर रही, उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। यही नहीं, एमएनएस की वजह से बीजेपी और शिवसेना ठाणे, पुणे और नासिक भी हार गए। सगळे बाजूने बाहेरून घेतात माणसं बियाणं, आज सुद्धा कोणतरी घेतलंय त्यांनी। त्यांना आता असं कळलंय की महाराष्ट्रामध्ये मतं पाहिजे असतील तर मोदी या नावावरती मतं मिळू शकत नाही, ठाकरे या नावावरतीच मतं मिळतात। म्हणून बाळासाहेबांचा फोटो चोरला, काही फरक पडत नाही। आज आणखीन एक ठाकरे चोरायचा प्रयत्न करतात। घेऊन जा, मी आणि माझी जनता समोरासमोर आहे, तेवढी मला पुरे आहे। यह बात भी सच है कि अब राज ठाकरे की इतनी ताकत नहीं बची है, लेकिन राज ठाकरे के पास अभी भी संगठन है और विचारधारा का समर्थन करने वाला वोट बैंक भी। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि शिवसेना के न होने की स्थिति में उसे राज ठाकरे के वोट बैंक से मदद मिलेगी। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को शिवसेना के गढ़ मुंबई से 24% वोट मिले, जबकि शिवसेना को सिर्फ 18% वोट ही मिल पाए। मनसे ने मराठी वोटरों को बांटकर शिवसेना को कमजोर कर दिया। ये सही बात है कि राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश जी अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। सर, एक क्या प्रस्ताव रखा है?
कितने सीटों की मांग की वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मांगे की है उसके बारे में फलदायी चर्चा हो गई है। बीजेपी को यही उम्मीद है कि राज ठाकरे के आने से उसे मुंबई में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के प्रभाव को कम करने का मौका मिलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने बीजेपी से 2 सीटें मांगी हैं। पहली है मुंबई साउथ और दूसरी है शिरडी। बीजेपी मुंबई साउथ की सीट राज ठाकरे को दे सकती है, क्योंकि 2009 में एमएनएस इस सीट पर दूसरे नंबर पर थी और शिवसेना तीसरे नंबर पर। 2014 में भी एमएनएस के उम्मीदवार इस सीट पर तीसरे नंबर पर थे। साउथ मुंबई शिवसेना के होल्ड वाली सीट है। अभी उद्धव गुट के अनिल सामंत यहां से सांसद हैं। ऐसे में अगर यह सीट एमएनएस को मिलती है तो विधानसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई में बीजेपी की सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में कहो तो 10 जगह घूमते ही आए हैं ना आज तक। याद है क्या, उन्होंने शुरू में तो आदरणीय मोदी साहब की सराहना की, फिर बड़ी कड़ी आलोचना की उनके ऊपर, फिर शरद पवार साहब की सराहना की, फिर उनके ऊपर कड़ी आलोचना की, फिर आदरणीय उद्धव जी साहब की भी आलोचना करते रहे। तो उनका वो रवैया है, कोई नई बात नहीं है। उनका कोई विचारधारा को लेकर उसी डट के खड़ा रहना कभी नहीं हुआ। वो तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि महाराष्ट्र स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, और खास करके ईडी की कार्रवाई के बाद में उनका रवैया इतना बदल गया कि पूछो मत। वो दिखता है, सभी को सामने दिख रहा है ना, आज इधर कल उधर, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि राज ठाकरे से बीजेपी को गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट के लिए जानी जाती है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ एमएनएस गुंडागर्दी करती है, तो यह भी हो सकता है कि बीजेपी को इस गठबंधन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए, क्योंकि मुंबई में नॉर्थ इंडियंस अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों में क्या पेंच फंसा हुआ है, जो अब तक सीटों की घोषणा नहीं हुई। महाराष्ट्र के सूत्र बताते हैं कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है, जिसके मुताबिक बीजेपी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिंदे गुट के हिस्से में 13 और अजीत पवार गुट के हिस्से में 4 सीटें आ रही हैं। अब एमएनएस को किसके हिस्से की सीटें मिलेंगी ये भी देखना होगा, लेकिन असल पेंच इन्हीं सीटों पर फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के दोनों सहयोगी यानी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट दोनों ज्यादा सीटें चाहते हैं। बीजेपी तो 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार भी चुकी है और इनमें से कई सीटों पर हंगामा भी हो रहा है। सहयोगी शिंदे और अजीत पवार गुट के लोग ही हंगामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की 48 सीटें 24 को फंसा रही हैं। एनडीए के अंदर भी बहुत घमासान मचा हुआ है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 8 सीटों पर बात नहीं बन पा रही। पहली सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, जहां शिंदे गुट वर्सेस बीजेपी का विवाद है। बीजेपी चाहती है कि नारायण राणे को यहां से चुनाव लड़वाया जाए। यह सीट कोंकण रीजन का हिस्सा है। बीजेपी शुरू से ही यहां अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ठाकरे परिवार की वजह से उसे कभी मौका नहीं मिला। यह शिवसेना के हिस्से में आती थी, लेकिन अब गठबंधन टूटने पर बीजेपी को लग रहा है कि उसे मौका मिला है। दूसरी तरफ शिंदे गुट कह रहा है कि यह उसके हिस्से की सीट है, नारायण राणे के लिए वो नहीं छोड़ेंगे। दूसरी सीट है नासिक, जिस पर बीजेपी, शिंदे गुट और एनसीपी तीनों ही दावा कर रहे हैं। यहां से शिंदे सेना के मौजूदा सांसद हैं हेमंत गोडसे। एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल चाहते हैं कि परिवार के किसी सदस्य को यह सीट मिले। बीजेपी की ताकत यहां पर काफी है। पिछली बार यहां गठबंधन की वजह से उनके हिस्से में नहीं आई थी। बीजेपी को लगता है कि यहां से उनका उम्मीदवार जीत सकता है, इसीलिए इस सीट पर पेंच फंसा हुआ है। ऐसी ही एक और सीट है संभाजीनगर। इस सीट से मौजूदा सांसद हैं एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील। गठबंधन में यह सीट हमेशा ठाकरे को मिलती थी, इसलिए शिंदे गुट इस सीट पर दावा कर रहा है। बीजेपी यहां से भागवत कराड़ को चुनाव लड़ाना चाहती है, इसलिए बीजेपी वर्सेस शिंदे गुट का विवाद चल रहा है। इसी तरह भंडारा गोंदिया सीट भी फंस रही है। यहां से प्रफुल्ल पटेल सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में हार गए। बीजेपी यहां से चुनती हुई आ रही है। अब अजीत पवार चाहते हैं कि यह सीट रिटेन की जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इसी तरह गढ़चिरौली सीट को लेकर भी बीजेपी और एनसीपी के बीच विवाद है। यह सीट अभी बीजेपी के पास है। अजीत पवार को लग रहा है कि उनका भी मजबूत गढ़ है, इसलिए गढ़चिरौली उन्हें मिलनी चाहिए। इसी तरह से शिरूर सीट पर भी विवाद है। यहां से मौजूदा सांसद हैं शरद पवार की पार्टी के अमोल कोल्हे। यहां पर पहले शिवसेना के सांसद जीत कर आते थे।
पिछली बार एनसीपी जीती। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार ने कसम खाई है कि अमोल कोल्हे को हराकर रहूंगा। शिंदे सेना यहां से दावा नहीं छोड़ रही है। इसी तरह से मावल सीट पर शिंदे वर्सेस एनसीपी का विवाद है। मौजूदा सांसद हैं श्रीरंग बारने, जो शिंदे सेना के हैं, इसीलिए शिंदे सेना इस पर दावा कर रही है। लेकिन अजीत पवार गुट कह रहा है कि यहां उनकी काफी ताकत है, इसलिए यह सीट उनको मिलनी चाहिए। इसी तरह से बुल्ढाना सीट पर भी बीजेपी वर्सेस शिंदे गुट का विवाद है। यहां भी दोनों पार्टियों की लोकल यूनिट कह रही है कि हमारी ताकत है तो सीट हमें ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर यह समस्या सिर्फ एनडीए के साथ आ रही हो, बल्कि इंडिया अलायंस के साथ भी यही दिक्कत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का समझौता तय बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक 22 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे को, 16 कांग्रेस को और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार को मिलना तय हुआ है। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने पेंच फंसा दिया, क्योंकि वो 4 नहीं अपने लिए 7 सीटें मांग रहे थे, जिसे देने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं थी। जिसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने आज एक खेल कर दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी और उसे ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया। इस चिट्ठी में प्रकाश आंबेडकर ने लिखा है कि वो महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने को तैयार हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द से जल्द उन 7 सीटों की लिस्ट उन्हें मुहैया करा दें। इसी चिट्ठी में प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के खिलाफ भी लिखा है। यानी महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर प्रकाश आंबेडकर ने फिलहाल तो पेंच फंसा दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पत्र लिखा है, कांग्रेस को कहा है कि हम आपके 7 सीटें पर जो है निष्पक्ष होकर जो आपको 7 वाक्य बोल गए, बहुत हास्यास्पद है। और दूसरी बात ऐसी कि पार्टी के तीनों पार्टियों के नेताओं ने बता दिया कि हमने 4 जगह दी है उनको, अगर नहीं चाहिए तो तीनों मिलकर का इसके आगे चर्चा नहीं होगी। उनको लिखना है, लिखने तो कहां समर्थन करने तो फर्क नहीं पड़ता ना उससे। ओके, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी की इच्छा है कि वंचित आघाड़ी के जो नेता है बाला साहेब अम्बेडकर साहब, वो हमारे साथ आना चाहिए। ऐसी हमारी पूरी कोशिश अभी भी जारी है। हमको विश्वास है कि बाला साहब आखिरी ये फैसला लेंगे और वंचित आघाड़ी के साथ में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।